जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज का वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि कैसे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुने, इसके सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए थे। और उसके बाद चैनल पर हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर हर्षवर्धन जी द्वारा एक रिक्वेस्ट आई कि आप इसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी करके दिखाइए, ताकि जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो इजीली समझ सकें, प्रैक्टिकल अप्रोच के द्वारा समझ सकें कि कैसे हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए चुन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप अगर कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड किसी भी कैटेगरी में चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट ओपन कीजिए। तो सिंपल वेबसाइट है ये www.moneycontrol.com। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दी हुई है। तो आइए म्यूचुअल फंड कैटेगरी पर क्लिक करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी के अंदर। अब यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड दे रखे हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको कोई और भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कंपेयर करना हो तो भी आप लार्ज कैप पर अभी क्लिक कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगले पेज पर आपको सारी कैटेगरी की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप फंड, स्मॉल कैप, इसी तरीके से कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी है। तो आप यहाँ से आप अपनी मनपसंद कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो हमने लार्ज कैप कैटेगरी चुनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इस लार्ज कैप कैटेगरी में कौन कौन सी स्कीम्स हैं उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं, और उन्होंने अभी तक कितने रिटर्न्स दिए पिछले एक वीक में, एक मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर में और 10 ईयर्स में कितने रिटर्न्स दिए, ये यहाँ पर दे रखा है। तो हम जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हम एक लंबे समय का ही पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए जो ये 1 ईयर तक के या इवन 2 ईयर तक के रिटर्न्स हैं इन्हें इग्नोर कर दीजिए। ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन जो आपका रहना चाहिए वो 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम 10 ईयर्स पे फोकस करते हैं। तो आइए सारे रिटर्न्स को हम 10 ईयर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लेते हैं। तो 2 बार आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। अब इसमें 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरा एसेट लार्ज कैप फंड ने दिया है। उसके बाद BNP परिवास, देन एक्सिस ब्लू चिप, फिर कैनरा रोबेको, इस तरीके से। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया आंख बंद करके उसमें निवेश कर दें, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप AUM देखिए, मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल कितना पैसा ये स्कीम मेंटेन करती है। तो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि हमने वहाँ पर जाना था कि कैटेगरी वाइज हमें कितना AUM देखना चाहिए। जैसा कि हमने जाना था कि अगर स्मॉल कैप फंड है तो बहुत ज़्यादा AUM नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लार्ज कैप फंड है तो ज़्यादा AUM भी चल जाएगा। इसी तरीके से डीप एनालिसिस कैसे करना है ये हमने पिछले वीडियो में जाना था, और उस वीडियो को देखे बिना एक्चुअली ये वीडियो भी अधूरा है, तो इसलिए ज़रूर देखिए। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए लार्ज कैप फंड की बात हो रही है तो 18,000 करोड़ का AUM भी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो इसलिए ये हम ले सकते हैं। तो मेरा एसेट को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से हम सिर्फ एक नैरो डाउन कर रहे हैं अपनी लिस्ट को, और आगे फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। तो मेरा एसेट को हमने देखा। अब BNP परिवास का देखें तो 843 करोड़, जो कि बहुत ही छोटा AUM है। तो मैं जनरली इतने कम AUM को भी प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इसलिए BNP परिवास को यहाँ पर हम इग्नोर करेंगे। फिर एक्सिस ब्लू चिप, इसका AUM है 16,000 करोड़, इसे भी हम ले लेंगे। और फिर ICICI प्रूडेंशियल, जिसका कि AUM है 24,000 करोड़ के आसपास। तो ये 3 म्यूचुअल फंड हम कंपेयर करेंगे, मेरा एसेट, एक्सिस ब्लू चिप और ICICI प्रूडेंशियल। अब यहाँ पर हम सिर्फ एग्जांपल इन 3 का ले रहे हैं, वो भी इसलिए क्योंकि अभी के परफॉर्मेंस को देखते हुए 10 सालों के परफॉर्मेंस में ये 3 म्यूचुअल फंड टॉप पर आ रहे हैं इसके लिए। अब यहाँ 1-2% के रिटर्न को नहीं देखना है कि आप सोचे कि हाँ जो 1% ज्यादा है बस उसे ही मैं कंपेयर करूँ। देखिए ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। हम आगे देखेंगे और हमें क्या देखना है। तो आइए हम सबसे पहले ओपन करते हैं एक्सिस ब्लू चिप को, मिराय एसेट को और ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ठीक है, ये तीनों ही लार्ज कैप फंड है। हम लार्ज कैप फंड का कंपेरिजन कर रहे हैं इस वीडियो में। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर
फंड का साइज तो हमने पहले ही देख लिया। यहाँ पर इस फंड का एक्सपेंस रेशो दे रखा है जो कि है 1.7%। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, स्नैपशॉट, रिटर्न्स, एनालिसिस, पोर्टफोलियो, ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है फंड के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक स्नैपशॉट देखते हैं। यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है फंड की कि फंड हैज 95.73% इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टॉक्स ऑफ विच 83.94 इज इन लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप फंड है, एंड 1.69% इज इन मिड कैप। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स दे रखे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएंगे कि इस फंड ने रिटर्न कैसे दिए हैं। तो आइए रिटर्न पर ही क्लिक करते हैं और डिटेल में हम ये देखेंगे कि इस फंड ने कैसा रिटर्न दिया है पिछले सालों में। तो जब आप 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं देखना है, आपको एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखना है हमेशा। तो पिछले 10 सालों में अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो 10.53% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया है, और इंसेप्शन से मतलब 5 जनवरी 2010 से इस फंड ने 11.20% का रिटर्न जनरेट किया है। रिटर्न हम सिर्फ यहाँ नॉलेज के लिए देख रहे हैं, सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैब आया है, वो है एनालिसिस टैब। इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए, अभी तक ये पूरा काम हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पर कर रहे हैं। आगे एक और वेबसाइट है जिससे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखने को मिलेगी, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी हम मनी कंट्रोल वेबसाइट पर ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेशोज दे रखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशो, रेनॉल्ड्स रेशो, जेंसलॉन्स अल्फा, ये अलग अलग चीजें दे रखी है। अब इनका मतलब क्या है ये भी यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों में क्या है, क्या लिखा है, लो वॉलेटिलिटी। तो ये क्या बता रहा है कि इस फंड की वॉलेटिलिटी कम है। अब वॉलेटिलिटी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये यहाँ पर डेफिनेशन डिटेल में दे रखी है, आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली बड़े सरल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। देखिए वॉलेटिलिटी के माध्यम से ये पता चलता है कि कोई फंड कितना वॉलेटाइल है। हम उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए 2 फंड्स हैं, यहाँ पर भी यही उदाहरण दे के रखा हुआ है। तो अगर दोनों फंड्स 9% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, है ना, दोनों फंड्स 9% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि दोनों फंड एक्जैक्टली सेम है, दोनों ही 9% का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए। तो देखिए जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो जिस फंड का कम हो, ध्यान से सुनिए, दोनों फंड्स ने 9% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उस फंड की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो आगे भी सेम परफॉर्मेंस कंटिन्यू करेगा। फिर से समझने की कोशिश कीजिए बात को कि दोनों फंड का रिटर्न तो सेम है, दोनों फंड्स का जो रिटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कम होगा, जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा कम होगा, वो ये इंडिकेट करेगा कि आगे आने वाले समय में भी सेम परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड कैरी कर पाएगा या नहीं। तो कैटेगरी एवरेज से जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो वो फंड अच्छा। तो इसी तरह से अगर आप 2 फंड कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए। तो आइए मिरा एसेट का भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। तो अगेन हम जाएंगे, कई सारे टैब्स दे रखे हैं, स्नैपशॉट तो हम छोड़ देते हैं, रिटर्न्स भी छोड़ देते हैं, एनालिसिस में हम चलेंगे। ठीक है, तो एनालिसिस में यहाँ पर आप देखेंगे तो मिरा एसेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वो बहुत ही ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होने की निशानी है। कैटेगरी एवरेज 18.33 और मिरा एसेट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20, कैटेगरी एवरेज से भी काफी ज्यादा। लेकिन हमने एक्सिस ब्लू चिप का देखा तो वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम था। कैटेगरी एवरेज 18.33, इसका है 17, लेकिन मिराए का देखें तो ये लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, मतलब जो कि नेगेटिव परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो अगर परफॉर्मेंस जो अभी तक मिराए एसेट का रहा है, हाई वोलेटिलिटी होने की वजह से आगे सेम परफॉर्मेंस कैरी करने की संभावना कम हो गई है। उसी तरीके से बीटा भी मिराए एसेट का ज्यादा है बजाय कि एक्सिस ब्लू चिप के। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा में हम देख सकते हैं कि एक्सिस ब्लू चिप का परफॉर्मेंस मिरा एसेट की तुलना में थोड़ा सा अच्छा है। आइए थर्ड म्यूचुअल फंड भी देख लेते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसका भी हम एनालिसिस देखते हैं।
यहाँ पर जब हम एनालिसिस देखेंगे तो हाँ, इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल फंड है, और बीटा भी ज्यादा है कैटेगरी एवरेज से। तो इन तीनों फंड्स में जब सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा की बात अगर की जाए तो एक्सिस का परफॉर्मेंस स्लाइटली हमको अच्छा दिख रहा है, लेकिन सिर्फ इन दो को देखकर हमें निवेश नहीं करना है, ये तो सिर्फ एक पैरामीटर पर ये अच्छा लगा हमें। अब आगे के तीन पैरामीटर्स भी हैं, शार्प रेशो, रेनॉल्ड्स रेशो एंड जेंस लॉन्ग सल्फर। इन तीनों की डेफिनेशन भी नीचे दे रखी है, आप इत्मीनान से इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, काफी सरल है। तो अगर सिंपल टर्म्स में मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये तीनों रेशो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर फंड ने रिस्क ली तो उसके बदले रिटर्न दिया कि नहीं, अगर रिस्क ली है तो कितनी ली है और उस रिस्क पर कितना रिटर्न दिया है, और कैटेगरी एवरेज से कितना एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिया है, ये जेंस लॉन्ग सल्फर बताता है। तो ये भी एक्सिस ब्लू चिप के तीनों ग्रीन है, मतलब रेशोस के शार्प रेशो, रेनॉल्ड्स रेशो एंड जेंस लॉन्ग सल्फर में भी कैटेगरी के मुकाबले एक्सिस ब्लू चिप फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। वहीं पर अगर मिराई की बात करें तो उसने भी कैटेगरी एवरेज की वजह अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आईसीआईसीआई ने भी सेम ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एक्सिस ब्लू चिप फंड से मिराई एसेट को कंपेयर करेंगे तो इसका शार्प रेशो 0.37 है। ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जितने कम हो उतना अच्छा, और ये रेशोस जो है ये जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। तो इस बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रेशोस की हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी, आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, इसके बारे में डेफिनेशन पढ़िए, आप इजीली समझ जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि रेशोस में कौन सा फंड आगे। तो ये हुई रेशो की बात। अब आगे अगला टैब हम देखेंगे पोर्टफोलियो टैब। तो ये एक्सिस ब्लू चिप फंड का हमने पोर्टफोलियो ओपन किया। अब अभी तक हमने फंड के मैनेजर्स को नहीं देखा है ना, वो भी आगे आने वाले समय में कैसे देखना है, आगे आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इस फंड के। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड ने सिर्फ 28 स्टॉक्स ही अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। अब कम स्टॉक रखने के क्या फायदे हैं, हमने फोकस्ड फंड के वीडियो में देखा था। तो अगर फोकस्ड फंड के वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा तो जरूर देखिए, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे भी आपको फंड को एनालाइज करने में मदद मिलेगी, तो जरूर देखिए। तो कम स्टॉक्स होने का क्या प्रॉब्लम, तो ये है कि देखिए, अगर कोई 2 या 3 स्टॉक्स ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ड्रास्टिकली फंड का परफॉर्मेंस नीचे जा सकता है। लेकिन इसके उलट अगर 2 या 3 स्टॉक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। वहीं पर मिराई एसेट में हम पोर्टफोलियो में जाकर देखते हैं। आइए, इनके पोर्टफोलियो में हम अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स 51 है, जो कि एक्सिस ब्लू चिप फंड की बजाय काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सेफ्टी पैरामीटर हमें मिराई एसेट में अच्छा दिखा कि थोड़े से नंबर ऑफ स्टॉक्स ज्यादा हैं। इनके ज्यादा होने की वजह से हो सकता है रिटर्न उतना ज्यादा ना मिले, लेकिन फिर डाउन साइड भी उतनी थोड़ी सी प्रोटेक्शन में आ जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए 51 में से 3 या 4 स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी दिया तो भी एक्सिस ब्लू चिप फंड जितना बुरा असर नहीं देखने को मिलेगा। अब आईसीसी प्रूडेंशियल के पोर्टफोलियो में चलकर देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें 63 स्टॉक्स हैं। तो अब आप इनमें से खुद आप सोचिए कि आपको कितनी कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है, आपको कितना फोकस्ड फंड चाहिए। क्या आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड चाहिए जिसमें सिर्फ 28 स्टॉक्स हैं, यहाँ पर हाई रिस्क हाई रिटर्न हो गया। मिराई एसेट 51 स्टॉक, मीडियम रिस्क मीडियम परफॉर्मेंस हो सकता है, और फिर नंबर ऑफ स्टॉक 63। तो यहाँ पर आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि कौन कितनी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले रहा है। सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स देखकर भी निवेश नहीं करना है, इन सब का मिला जुला निर्णय हम एक अच्छा इन्वेस्टर बनाए। तो ये हुई बात पोर्टफोलियो की, है ना। अब इसके आगे एक एसआईपी कैलकुलेटर भी दे रखा है। यहाँ पर आप जाकर क्विकली देख सकते हैं कि एसआईपी पर किसी फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अक्टूबर 2019 से आप एसआईपी स्टार्ट करते तो जो ब्लू लाइन है वो आपकी एसआईपी अमाउंट है, और जो ऑरेंज लाइन है वो ये बता रही है कि फंड की वैल्यू कितनी हुई। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा डाउन हो गई थी बीच में, मार्च 2020 की बात है, तो ऑब्वियसली डाउन होगी ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा झटका आया था उस समय। तो देखिए, उस समय तो ये फंड का परफॉर्मेंस एसआईपी मतलब जितना पैसा आप भर रहे हैं उससे नीचे चले गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे रिसेंटली जुलाई 2020 में तो वापस से इसने जितना पैसा अपने
पे किया है, जितने की SIP आपने दी है, उससे धीरे धीरे परफॉर्मेंस वापस बेटर होते जा रहा है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और स्कीम डिटेल्स में जाके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्व हमने किन किन टैब्स पर दिया? एनालिसिस टैब पर, पोर्टफोलियो टैब पर और स्कीम डिटेल्स टैब पर अब हम देखने वाले। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमें देखने को मिलेगी, वो है फंड मैनेजर्स। तो देखिए एक्सिस ब्लू चिप के भी आप फंड मैनेजर देख लीजिए। अब ये फंड मैनेजर्स के बारे में क्या पढ़ना है, फंड मैनेजर्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया पिछली स्कीम्स में, या फिर अगर इस स्कीम में वो कई सालों से तो इस स्कीम में कैसा परफॉर्मेंस दिया, फंड मैनेजर का ओवरऑल आप एक एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है फंड मैनेजर को। अब एक चीज देखिए, सबसे पहले हमने 3 फंड्स शॉर्टलिस्ट किए थे, करेक्ट? एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिराज एसेट लार्ज कैप फंड और एंड ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये हमने किस बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किए थे? सबसे पहले तो हमने सिर्फ रिटर्न्स देख के शॉर्टलिस्ट कर लिए थे, लेकिन अब आप सोचिए कि आपने एक्सिस ब्लू चिप का 10 साल का परफॉर्मेंस देख लिया उदाहरण के लिए, और आपने देखा कि इनके जो फंड मैनेजर हैं ये 2 साल पहले ही चेंज हुए, तो फिर ये एक अलार्मिंग साइन है। फिर क्योंकि आपको सिर्फ पिछले 2 साल के परफॉर्मेंस को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो करंट फंड मैनेजर हैं जो 10 साल से परफॉर्मेंस दे रहे थे, उनमें से 8 साल में तो कोई और ही फंड मैनेजर परफॉर्मेंस दे रहा था। यहाँ पर पिछले 2 सालों में ये फंड मैनेजर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अब इन फंड मैनेजर के इंडिविजुअल पिछले 10 साल का क्या रिकॉर्ड रहा वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब पिछले 10 सालों में अगर कोई और म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स इन्होंने मैनेज की है तो उसमें इन्होंने कितना कैसा परफॉर्मेंस दिया वो आपको खुद देखना होगा। वो चीज अलार्मिंग सिग्नल हो सकती है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर रिसेंटली चेंज हुआ है और आप पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस देख के बड़े आश्वस्त हो गए हैं कि अच्छा काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, यहाँ पर मैं अपना निवेश कर लेता हूँ, तो ये एक अच्छा निर्णय नहीं होगा। इसलिए आपको फंड मैनेजर के बारे में क्या क्या देखना है कि जितने साल का परफॉर्मेंस आपने देखा है क्या उतने सालों से फंड मैनेजर सेम है। अगर फंड मैनेजर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पिछला फंड मैनेजर इस फंड मैनेजर की जो पिछली स्कीम्स थी उनका परफॉर्मेंस आपको देखना है, इन फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन देखना है, ये सारी चीजें भी आपको चेक करनी होगी, तब आप एक अच्छे निवेश की ओर अग्रसर होंगे। तो स्कीम डिटेल्स में जाके आप SIP अमाउंट देख सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख सकते हैं, उसके अलावा फंड मैनेजर देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखना है वो है फंड मैनेजर के बाद एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, ये खर्चा जितना कम हो उतना अच्छा। तो एक्सिस ब्लू चिप का एक्सपेंस रेशियो है 1.7। अब हम बात करते हैं मिराज एसेट की, तो स्कीम डिटेल्स में हम चलते हैं। स्कीम डिटेल में चलने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.66, स्लाइटली कम है एक्सिस ब्लू चिप फंड से, कोई ज्यादा अंतर तो नहीं, ये 1.7 था, ये 1.66 है ना। अब यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल तो ये 1.7 थे, तो ये भी आपको कंपैरिजन देखना है कि किस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है। और डायरेक्ट फंड के लिए एक्सपेंस रेशियो अलग होगा, हमने पिछले वीडियोस में जाना था, और वो स्लाइटली कम होता है हमेशा, इसलिए हमेशा डायरेक्ट स्कीम ही हमें लेना है। ये भी हमने बेसिक वीडियोस की सीरीज में जाना। अब ये तो हुई मनी कंट्रोल वेबसाइट पर आपको क्या क्या देखना है उसकी बात। यहाँ से आपने स्नैपशॉट देख लिया था, एनालिसिस देख लिया था, पोर्टफोलियो देख लिया था, स्कीम डिटेल देख ली, ये सब चीजें देख ली। अब आइए आगे चलते हैं, अब और क्या देखना है वो हम अगली वेबसाइट पर चलेंगे। तो अभी तक सारा काम हमने कहाँ पर किया, moneycontrol.com पर। यहाँ से आगे हम चलेंगे तो एक्सिस ब्लू यहाँ पर वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन.com, www.valueresearchonline.com। यहाँ पर भी मैंने तीनों फंड्स को ओपन करके रखा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, थोड़ा और आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स है फंड की। ये बेसिक डिटेल आपको ओपन करना है। तो आइए तीनों फंड्स की बेसिक डिटेल ओपन कर लेते हैं। ये देखिए और ये देखिए, ये तो तीनों फंड्स की बेसिक डिटेल आपने ओपन कर ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान जो आपको देना है, सबसे ज्यादा ध्यान देना है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या चीज होती है ये भी हमने बेसिक वीडियोस की सीरीज में जाना था। ये बेसिकली ये एक लाइन में अगर बात करें तो ये बताता है कि पिछले 1 साल में इस फंड हाउस ने अपने पोर्टफोलियो के कितने प्रतिशत हिस्से को चेंज कर दिया। तो अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो टर्नओवर रेशियो 100% है, मतलब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दिया एक्सिस ब्लू चिप फंड।
अब देखिए, जब वैल्यू फंड का अगर हम कंपैरिजन करेंगे, अभी तो हम लार्ज कैप फंड का कंपैरिजन कर रहे हैं, अब ऐसे लार्ज कैप फंड या ऐसे मल्टी कैप या ऐसे मिड कैप फंड जो वैल्यू फंड्स हो, तो वैल्यू फंड में टर्नओवर रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू फंड हमने पिछले वीडियोस में भी जाना था, वैल्यू फंड की सीरीज में, वैल्यू फंड के वीडियो में, कि वैल्यू फंड एक लंबे समय में वेल्थ जनरेट करने के लिए होता है। लेकिन अगर बार बार पोर्टफोलियो पूरा चेंज हो रहा है तो ये भी एक अलार्मिंग सिग्नल हो सकता है। और मैं पर्सनली उन्हीं म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूँ जो कि कम से कम टर्नओवर रेशियो रखें, क्योंकि मैं वैल्यू फंड को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ और वैल्यू फंड में ज़्यादा टर्नओवर रेशियो अच्छी बात नहीं है। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का 100% टर्नओवर रेशियो है, तो ये बार बार रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में हर थोड़े दिन में अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती। अब मिराई एसेट की बात करें तो सिर्फ 24% टर्नओवर रेशियो अच्छा है कंपेरेटिवली एक्सिस ब्लू चिप फंड के। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड की बात करें तो सिर्फ 14% टर्नओवर रेशियो रहा है, काफी अच्छी बात है। तो ये चीज आपको रेगुलरली भी देखनी है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो रेगुलरली देखिए कि कैसा क्या क्या टर्नओवर रेशियो रहता है किसी म्यूचुअल फंड का, तो ये आपको देखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप बेंचमार्क से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी 100 टीआरआई, मतलब ये इसका बेंचमार्क है, इस बेसिस पर ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस देता है। मतलब निफ्टी 100 टीआरआई जो है, इससे इसका कंपैरिजन, इस बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन, इस फंड का कंपैरिजन आपको करना है। तो उसका भी ग्राफ यहाँ पर दे के रखा हुआ है, ये आप कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हैं, हमने टर्नओवर रेशियो तो देख लिया, उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो देख लिया, एयूएम देख लिया और रिटर्न्स देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर आइए और देखिए इन्वेस्टमेंट डिटेल्स में एग्जिट लोड कितना है। ये देखिए एग्जिट लोड ये भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आप लंबे समय के लिए, हमेशा मैं कहता हूं कि म्यूचुअल फंड में हमेशा लंबे समय के लिए ही निवेश कीजिए, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम के चलते शॉर्ट टर्म में अगर आपको पैसा निकालना भी पड़ा तो कितना प्रतिशत चार्ज आपको कटेगा वो यहाँ पर देख के रखूंगा। 1% फॉर रिडेम्पशन विद इन 365 डेज। तो अगर आप 365 दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 1% पैसा कट जाएगा, ये यहाँ पर दे रखा है। तो एग्जिट लोड भी आप देख सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको और देखना है, वो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एंड वैल्यूएशन। तो आइए सेम सेक्शन हम तीनों म्यूचुअल फंड का ओपन करते हैं। ये देखिए पोर्टफोलियो पी रेशियो, ये चीज यहाँ पर आपको देखनी है। अब पोर्टफोलियो पी रेशियो क्या होता है, इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैं डाल चुका हूं। तो यहाँ पर पूरे पोर्टफोलियो का एवरेज पी रेशियो कितना है वो यहाँ पर दे रखा है। तो पी रेशियो जितना ज्यादा होगा वो ये इंडिकेट करता है, जनरली पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन तो आप पी का एकदम पॉइंट टू पॉइंट तो नहीं कर सकते कि एक का पी 23 है दूसरे का 24 है तो 24 वाला बुरा हो गया, लेकिन जनरली जितना पी कम हो उतना मतलब उतना कम रिस्क ले रहा है आपका म्यूचुअल फंड हाउस। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड की अगर हम बात करें तो 34 पी रेशियो था, लेकिन अगर मिराई की बात करें तो 24 और आईसीआईसीआई की बात करें तो वो भी 24। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मिराई एसेट एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम रिस्क ले रहे हैं। अब हमने कई सारे पॉइंट जाने, इनकी पूरी एक लिस्ट भी मैं वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। अब आप क्या कीजिए, एक एक्सेल शीट को ओपन कीजिए, ये सारी लिस्ट वहां पर बनाइए और तीनों फंड की वैल्यू वहां पर फिल कीजिए और कंपैरिजन कीजिए कि सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद आपको कौन सा फंड अच्छा लगेगा। अब यहीं पर बात नहीं रुकती, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको किस पर रखना है, फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर के बारे में गूगल से जितना हो सके उतना रीड कीजिए, क्योंकि कोई फंड उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा कि उसका फंड मैनेजर होता है। इसलिए फंड मैनेजर को बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान से देखना है कि वो कैसे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, पिछले कितनी कंपनीज में उन्होंने काम किया है, किन किन फंड हाउसेस के साथ या किन किन फर्म्स के साथ उन्होंने काम किया है, उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस मतलब आपको देखने की कोशिश करें। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए और इन्हीं सब बेसिस पर आपको म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन करना है। अब एक चीज जो लोग कई बार देख के और सीधे डिसीजन ले लेते हैं वो है क्रिजिल रैंक। तो लोग क्या देखते हैं कि क्रिजिल रैंक 5 स्टार है तो बहुत अच्छा फंड है, आइए ऐसे ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना?
देखिए ऐसा है, जो क्रिसिल रैंक है वो हर क्वार्टर में चेंज होते रहती है, तो जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है एक क्वार्टर में उनको अच्छी क्रिसिल रैंक मिल जाती है। तो सिर्फ क्रिसिल रैंक से कोई फंड अच्छा या बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं। इसलिए क्रिसिल रैंक पर या किसी और फंड हाउस की या किसी और फर्म की रैंकिंग पर, सिर्फ क्रिसिल से मेरा मतलब नहीं, मॉर्निंग स्टार या वैल्यू रिसर्च, किसी की भी रेटिंग्स, जो फंड हाउस जो रेटिंग दे रहा है उनको एक बार आप निगाह तो देख ही सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा उन पर डिपेंड ना रहिए। अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग फंड अच्छा है और उसके बाद क्रिसिल रैंक थोड़ी कम भी हुई तो चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो आगे वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो फंड और क्रिसिल रैंक भी सुधर जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है तो कमेंट में मेंशन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।